ऑल राइट बच्चों, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में इंट्रोडक्शन दिया था एंड देन प्रिपरेशन आई वाज डिस्कसिंग, राइट। सो क्या पढ़ाया था भाई मैंने लास्ट क्लास में आपको? प्रिपरेशन में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते कैसे हैं, राइट फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के बाद हमने देखा था अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, राइट। सो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिएक्शन में भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था। आज मैं कुछ प्रॉब्लम इस पे आपको देता हूँ, आप सॉल्व करो और प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनाते हो आप। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने मॉलिक्यूल दे रहा हूँ विच इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल गाइस? क्या नाम है इसका बताइए, अगर किसी को ध्यान हो तो। विच एसिड इज दिस? कौन सा एसिड है ये? अनम्यूट करो, बोलो भाई, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। परमीत, क्या नाम है इसका? मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड, दो एसिड बताए थे मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, बोलो। तो ये कौन सा एसिड है? इज इट मैलेइक और फ्यूमेरिक? यस, दिस इज मैलेइक एसिड। बताइए अगर इसका रिएक्शन करा दूं मैं किसके साथ? NaOH डाल दूं पहले और बाद में क्या करा दूं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ड्रॉ द प्रोडक्ट एवरीवन। सेकंड में बना रहा हूं। मान लो आपको CH2 एंड COOH ले लिया। अगेन द सेम थिंग, जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे रिएक्टेंट है, बनाइए। कोई बताएगा इसका नाम क्या है बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? एनीवन? सॉरी, माय बैड। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, याद है आपको? ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक। ध्यान है ना? कितने CH2 बीच में उसके हिसाब से है, तो देयर आर 2 CH2 इनसाइड इट एंड 2 COOH है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। तो ये आपके सामने रिएजेंट सेम है। ड्रॉ द प्रोडक्ट इन दीज 3 केसेस। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। हो जाए तो आप हाथ उठाओगे। वंस यू आर डन, रेज योर हैंड। हो गया बेटा? रेज योर हैंड वंस यू आर डन। अभी तक 2 ही बच्चों ने रिपोर्ट किया है। चलो तो ट्राई करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? हाथ उठाओ। फर्स्ट कितने लोगों ने कर लिया? प्रद्युमन, सिमरवीर, सिमर, डन। आइए चलिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप NaOH डालोगे तो ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। एंड वंस कार्बोक्सिलेट इज फॉर्म्ड, NaOH डालने के बाद इट विल बिकम दिस COO- एंड COO-। फिर बाद में आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो बेटा, तो एनोड पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल बनने के बाद तो बड़ा आसान सा है, सॉरी ये डॉट रहेगा, और डॉट के बाद बेटा ये आएगा, ये अनस्टेबल होता है, यू विल गेट रेडिकल ओवर हियर। सिमिलरली देखो हाफ एरो दिखा रहा हूं,
you will get radical over here. So you are basically getting CH double bond CH dot and of course 2 mole of CO2. तो ये डॉट डॉट पास में है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन पे अटैक करे उससे पहले ही इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा रेडिकल्स का। तो क्या बन जाएगा ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने लोगों का सही हुआ ये हाथ उठाओ, रेज़ योर हैंड। कितने लोग करेक्ट है? ओके चलो ग्रेट। नाउ कमिंग टू दिस मॉलिक्यूल। अब देखो इतना मेथड करना नहीं है, आप जहां पे भी COOH है ना उसको यहाँ होमोलिटिकली ब्रेक कर दो और यहाँ पे बीच में एक रेडिकल बना लो और बना के देख लो। CH2 डॉट दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से लास्ट वाले केस में भी क्या करना है, यहाँ तोड़ो, दोनों जगह डॉट दिखाओ। जैसे ही डॉट दिखाओगे और क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर है तो ये बिल्कुल वेट नहीं करेगा बेटा, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं। 3 मेंबर्ड, दिस विल फॉर्म दिस मॉलिक्यूल। ऑल्दो इट इज स्ट्रेन्ड, अनस्टेबल है, बट और हमारे पास कोई साइड में ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि जब तक दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यहाँ दो भी नहीं चाहिए, दो आएंगे साथ में तो इधर इधर से कंबाइन करेगा, तो ये काफी टफ है, इसलिए साथ के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर कभी भी हो रहा हो तो उसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन में आप देखो CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है? इट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो अब डिस्कस करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। हेडिंग डालो, डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। हेडिंग डालिए, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूजिंग सोडा लाइम। Decarboxylation reaction using soda lime. है ना? अब बेटा सोडा लाइम यूज करते हैं, इस रिएक्शन का रेफरेंस बता देता हूं, ये इसको मैंने आपको एंड CaO, ये मैंने आपको क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस किया है, साथ के साथ इंटरमीडिएट में जब कार्बन आयन पढ़ते हैं तो भी इसका एक बारी डिस्कशन होता है। तो आ जाओ इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, COOH एंड इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है NaOH एंड CaO। आपके पास NaOH सोडा है और CaO लाइम है, सोडा लाइम के साथ हीटिंग होती है, तो जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये बेसिकली H, यानी कि ये पार्ट इसका गायब हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, बस इतना ही करना है। हालांकि निकल के ये कंबाइन कर जाता है किसके साथ? NaOH के साथ, और क्या बन जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन होकर सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट मिलता है इसका, ठीक है। तो अगर आप बुक में देखोगे तो CH4 रहेगा एंड Na2CO3 रहने वाला है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। कैसे होगा तो बताओ, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड सामने हो और उसके सामने कोई बेस डाल दो, सबसे पहला रिएक्शन आपको कौन सा कराना है? एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन मैं कराने जाऊंगा यहाँ पे, तो CH3COOH और साथ में क्या? NaOH लूंगा बेटा, तो क्या बन जाएगा ये? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ। अब देखो, क्योंकि अब इस रिएक्शन में मैं सिंपली हीट कर रहा हूं और हीटिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हीटिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ने का क्या तरीका है भाई? कोई एक पार्टिकल दो पार्टिकल में टूट जाए, यानी हमेशा प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल्स बढ़ने चाहिए।
तो वही रीजन है कि गर्म करने पे, सिंपली हीट करने पे ये O माइनस यहां आएगा वापस, क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन करता ही है, कार्बन पे नेगेटिव आया। और ये बात ध्यान देना, दिस CH3 माइनस इज एक्सट्रीमली पावरफुल बेस, ये ऐसे बनता भी नहीं, यहाँ सबसे बड़ा रोल है हीटिंग। अच्छा दूसरी चीज, ये जो इक्विलिब्रियम है भी, क्योंकि CH3 माइनस तो इमीडिएटली कंबाइन करता है उसके साथ, CO2 के साथ। हमने देखा था ग्रिग्नार्ड का यूज करके कैसे CO2 पे अटैक करा के हमने कार्बोक्सिलेज बनाया था, ध्यान है ना। तो ये बिल्कुल अटैक करता है। तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड अगर करना है आपको, प्रोडक्ट साइड में डोमिनेटिंग कराना है, तो ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, यू हैव टू सिंपली कंज्यूम इट एज सून एज इट इज प्रोड्यूस। अब कैसे कंज्यूम करेंगे? तो CO2 further reacts with NaOH, which is a strong base out there, and it will form Na2CO3, ये बना देता है। तो जब आप प्रोडक्ट को निकालते जाओगे, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता जाएगा। और देखो अब CO2 तो इधर निकल गया, अब ये जो CH3 माइनस है, CH3 माइनस, दिस इज गोइंग टू टेक द प्रोटॉन, क्योंकि इट इज अ ट्रिमेंडस बेस, एक्सेसिव बेस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेस। अब जब इसके सामने भाई वाटर आपके पास है, बहुत कम है लेकिन है तो ना, पहले वाले रिएक्शन में देखो H2O प्रोड्यूस हुआ था, तो वही H2O का ये H ले लेगा और आपका OH माइनस रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट हालांकि नहीं है क्योंकि यहां पे कंज्यूम हो रहा है, तो याद रहेगा। तो मतलब व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ सोडा लाइम, ये बात नोट करके आप लिखोगे, कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। जल्दी नोट करके लिखो इस बात को, इसको कर लिया सबने नोट? अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, हो गया? ठीक, जल्दी करो। कर लिया बेटा सबने? सर एक बार सेकेंड स्टेप का रीजन बता दो कि इंटरमीडिएट वाला है। ये वाला स्टेप, दिस वन। देखो मेरी बात सुनो, देखो जब भी आपके पास CO माइनस क्रिएट होगा और हीटिंग हो रही है, हमेशा याद रखना जब कभी भी हीटिंग होती है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अ मॉलिक्यूल इनटू सो मेनी पीसेस, क्योंकि एक पार्टिकल जब दो पार्टिकल में बनेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। हायर टेम्परेचर पे हमेशा एंट्रोपी रिएक्शन की इंक्रीज ही होती हुई दिखती है। दूसरी चीज, यहां से जो निकलने वाला CO2 है, जो कार्बन आयन बना रहा है, यही सबसे स्लो स्टेप है, ध्यान रखना, स्लोवेस्ट लिख लो, स्लोवेस्ट स्टेप। ये जो कार्बन आयन बना है वो इमीडिएटली रिएक्ट करके मीथेन बना लेता है। एट द सेम टाइम ये जो CO2 निकला है,
ये CO2 भी NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देता है। इसलिए आपका ना तो CH3 माइनस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, ना ही CO2 पड़ा हुआ है। और पहली बात, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं ना, फ्यूज्ड करते हैं बेसिकली, इतनी ज्यादा हीटिंग करते हैं तब जाके निकलता है, तो ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। और क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो अगर क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं तो हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के हिसाब से इसको आंसर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करो आप, समझ आ जाएगा अभी आपको। राइट इट डाउन। लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड in increasing order of rate of decarboxylation by soda lime. Rate of decarboxylation by soda lime. देखो, ये रेट का क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं बोला, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक फोर्सफुल मेथड है ना। यहां पे मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको CH3COOH, दूसरा देता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ, यहां पे वेट करो, मैं काम करता हूं। I'll take CH3 CH3। थर्ड ले रहा हूं बेटा आपके लिए CH3 CH3, यहां CH3 एंड COOH। फोर्थ ले रहा हूं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड COOH। फिफ्थ ले रहा हूं HC ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। सिक्स ले रहा हूं, सभी का इकट्ठे ऑर्डर करना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। राइट, इन सभी का आपको रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर बताना है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का। ऑल राइट एवरीवन, so your time starts now। और एक ऐड कर दूं? चलो 6 वैसे काफी कर लोगे तुम लोग, चलो ट्राई करो। चलिए, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इतने देर में। आइए बेटा देखते हैं। देखो, जब आप यहां से CH3COOH से H निकाल दोगे पहले, तो क्या बन जाएगा? CH3CO माइनस। और बाद में मैंने आपको समझाया है कि भाई यहां से CO2 निकल जाता है और जो नेगेटिव है वो कार्बन के हेड पे आ जाता है।
सो बेसिकली यार देखो, इतनी कहानी लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ ब्रेक करो, यहाँ सॉरी, जहाँ COH अटैच है वहां से ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके क्या बनाना है आपको? सभी जगहों पे जो कार्बन है उस पे कार्बन आयन बनाना है। कार्बन पे क्या बनाना है? कार्बन आयन। और इन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ये कार्बन आयन क्या बनने वाला है? अब बताओ, क्या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपको चेक नहीं करने आता है? हाँ, तो फिर मुझे समझाओ। पहले तो इन इन सभी में बताओ, 1 2 3 4 5 एंड, हाँ, फर्स्ट 5 में मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अच्छा, फोर्थ वाले में sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे नेगेटिव है, जबकि यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड पे नेगेटिव चार्ज है। परसेंटेज s इज 50%। तो परसेंटेज s ज्यादा होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आएगा तो ज्यादा स्टेबल। और अगर आप किसी को भी ध्यान हो आप में से, मैंने इसका रिलेशन आपको डायरेक्ट pKa वैल्यू से बताया था। मैंने बोला था एल्काइन का टर्मिनल हाइड्रोजन का pKa 25 होता है, और जबकि ये सब जो pK है ये बहुत ही खराब होता है। इसका pK ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हाँ 37। तो आप देखो ये 25 है, मतलब इसका K, इसका इस पर जो नेगेटिव आएगा दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट। तो इन दोनों में तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये आएगा। अब इन तीनों में बताइए 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या मिथाइल? हाँ, 1 डिग्री भी नहीं बोलना है यहाँ, ये तो मिथाइल है ना, दिस इज नॉट 1 डिग्री, ये तो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं समझ गया आप लोग क्या कहना चाह रहे थे, यही बोलना चाह रहे थे ना, मिथाइल कार्बन है। तो ठीक है, अच्छा इन सब का हो गया। अब जरा 6th वाले में कार्बन आयन बना के देखो क्या बन रहा है, और इसकी मुझे बात समझाओ। ये कार्बन आयन तो ये बनेगा क्योंकि यहां से आप तोड़ोगे तो। क्या ये जो कार्बन आयन आपके सामने बना हुआ है, क्या इसकी स्टेबिलिटी जितने एग्जिस्टिंग है उन सभी से ज्यादा है, या कहीं पे ये पीछे जाएगा किसी से? अच्छा, तो आंसर ये है कि जो ये नेगेटिव क्रिएट हुआ है यहाँ पे, दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, और इसके वजह से इसकी पीके वैल्यू मैंने बताया था, इस जगह पे अगर हाइड्रोजन लगा होता तो 19 होती है। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी ज्यादा एसिडिक होता है यहाँ पे। तो कार्बन आयन यहाँ पे उससे भी ज्यादा स्टेबल है। तो इन सभी में सबसे इजीली डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा? 6 नंबर। सो नंबर 6 सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाई 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, एंड सबसे खराब किसका होगा? 3 का होगा। चलो अब हाथ खड़ा करो, कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? एग्जैक्टली यही रिजल्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको आइडिया लग गया ना कि इनमें कौन बेटर है और कौन पुअर है, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे डिकार्बोक्सिलेशन। आओ देखते हैं एक और डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम के अलावा भी एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन बाय सिंपली हीटिंग, हेडिंग डालो, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सिंपली हीटिंग, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सिंपली हीटिंग। क्या सिर्फ गर्म करने से CO2 निकल सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां से CO2 सिर्फ गर्म करने से ही निकल जाएगा? सिर्फ गर्म करने से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीटिंग की जरूरत है। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है? तो उनमें सबसे पॉपुलर मॉलिक्यूल है, सबसे पॉपुलर मॉलिक्यूल है इसको देखो, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, बीटा पे, तो इसको बोलते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, या बीटा कीटो एसिड बोल सकते हैं, बीटा कीटो एसिड। इनको गर्म करोगे तो कुछ रिएजेंट नहीं डालने के, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। गर्म किए नहीं कि ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होके क्या बन जाएगा बेटा? यू आर गोइंग टू गेट CO2 निकल जाता है।
अब क्योंकि हर रिएक्शन अपने आप में यूनिक मैकेनिज्म रखता है, तो मैं चाहूंगा कि एक बारी आप अपने से ट्राई करो कि क्या हुआ होगा इसमें। गर्म करने से ऐसे कैसे टूट गया होगा, कुछ बॉन्ड रीअरेंज हुए होंगे ना, वो रीअरेंजमेंट आप अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। एक बारी ट्राई करो, 1 मिनट लो, लिखो, अपने हिसाब से सोचो। चलो, कर लिया सबने? आओ मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी आप इसको हीट करते हो ना बेटा, ध्यान से समझना ना, यहाँ पे मैं इस जगह से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल ऐसे ट्विस्ट होता है जैसे ये अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। किसके साथ बना सके? ये वाले ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो नॉर्मली जब आप गर्म करते हो, तो मैंने बोला हीटिंग ऑलवेज फेवर्स रिएक्शंस वेयर इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व। इसका मतलब मॉलिक्यूल दो टुकड़ों में टूटने वाला है कम से कम। तो अब देखो यहाँ पे फायदा किस चीज का है कि क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी इंगेज है, तो जब आप गर्म करोगे तो ये पाई उठ के इसके एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। किसके एंटी बॉन्डिंग में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। OH बॉन्ड जो है सिग्मा, उसका सिग्मा स्टार भी होगा, उसमें जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही यहां गया ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इसके पास जाएगा एंटी बॉन्डिंग में बेटा, ये वाले बॉन्ड के, इन दोनों कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसके एंटी बॉन्ड, और ये तुरंत टूट करके फिर वापस यहां जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां, हमेशा एडजेसेंट होता है, इसके बाद यहां। अब देखो मैं जब बना रहा हूं तो क्या बनने वाला है, और यही पार्ट अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया तो ये इंटरनली आपसे पूछने वाला है कि भाई क्या बन गया, ये क्या बना, ये भाई को पहचान रहा है इसको क्या है?
हाँ बिल्कुल, इनॉल है। और इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये टॉटोमराइज, प्रोटॉन यहां से हटाओ, नेगेटिव इधर ले आओ, और क्या बन जाएगा ये CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो मैंने देखो क्या किया है, मैंने ये CO2 निकाल दिया है। लेकिन ये अपने आप सिर्फ डायरेक्ट नहीं निकलता है, एग्जाम में पूछता भी है कि भाई ये जो कंपाउंड बना है इसके बीच में कोई कंपाउंड बन रहा था क्या? तो आंसर है यस, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म थ्रू इनॉल फॉर्मेशन। इनॉल से कीटो बना, उस ड्यूरेशन में ये कंपाउंड बनता है ना। तो इसका पहला प्रोडक्ट इनॉल था। अगर ये यहीं स्टेबल हो जाता तो रिएक्शन यहीं रुक जाता, आगे नहीं जाता। CO2 तो तब भी निकला है, बट प्रोडक्ट ये होता। समझ आया? तो इसको नोट करके लिखोगे। अगला देखेंगे हम लोग हीटिंग में ही। हीटिंग, ये किसका हीटिंग था भाई? किसका हीटिंग था? हीटिंग ऑफ, बिल्कुल एकदम याद हो जाना चाहिए, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसके एप्लीकेशन दिखाता हूं। अगर आप अच्छे अच्छे ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखोगे, IIT JEE के क्वेश्चंस देखोगे, JEE मेन के क्वेश्चंस देखोगे, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें इस स्टेप का एप्लीकेशन ना। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, कुछ कुछ रिएक्शंस में दिखा के आपको बताता हूँ। जैसे देखो, कई बार इस तरह के रिएक्शंस आते हैं, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एस्टर दे दूंगा, OET ना बेटा। अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, H3O प्लस डाल दिया। H3O प्लस डालने का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई, ये कहां बन जाएगा हाइड्रोलिसिस होते ही? हाइड्रोलिसिस होते ही कहां बन जाएगा ये सुनो। हाँ, तो मैं ऐसे करूंगा, एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ए, और फिर इसको गर्म कर दिया। कई बारी H3O प्लस लगा के गर्म कर देता है, तो मैं दोनों अलग अलग स्टेप में ब्रेक कर दिया ताकि आप समझो। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा, एंड दूसरा क्या बनेगा, ETOH। और जब आप फिर गर्म कर रहे हो, ये ए है हमारा बेसिकली, फिर गर्म कर रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, बीटा पे कीटो आया। जैसे ही बीटा पे कीटो आया गर्म करने से, ये उसी इनॉल तरीके से जैसे अभी मैंने समझाया है, ये सबसे पहले वही इनॉल बनेगा जो कि वापस कीटो ग्रुप में आकर के ऐसा CO2 निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये नोट कर लेना। और इसके इतने एप्लीकेशन है, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जहां पे आपको ये प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। चलो अब एक और दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? एग्जाम्पल 1 था, और एक दिखाता हूं। चलो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये बताओ कौन सा एसिड है बेटा? विच एसिड इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? जल्दी बोलो। मैलोनिक एसिड, वेरी गुड। सो दिस इज मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड में भी कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अल्फा एंड बीटा पे C डबल बॉन्ड O है। इसको भी गर्म करेंगे तो ये CH3COOH बनाएगा, एक CO2 निकल जाएगा। कहने का मतलब, एक आप CO2 पूरा गायब कर दो तो क्या बन गया, ये H और CH2 मिलके CH3 एंड COOH प्लस CO2। मैं चाहूंगा इसका आप मैकेनिज्म फिर से दिखाओ, जैसे अभी इसका दिखाया था वैसे ही इसका भी ट्राई करके आप दिखाओ, वही साइक्लिक ऑर्डर करके एक बार देखो, और बताओ कि जैसे उसमें इनॉल बना था इसमें क्या बन रहा है। जल्दी करो। आश्रुत, क्या बन रहा है इसका, बीच में क्या बन रहा है?
हाँ बच्चों, ट्राई किया, क्या बना बताइए, क्या बना इसका हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी डाइऑल बोला बिल्कुल सही। देखो वैसे ही आपको करना है, ध्यान से देखो, आपको HO, C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O, एंड देन O, एंड देन H। एक बार देखो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर्ड है। तो अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो आप, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बस जब आप गर्म करते हो तो यही बॉन्ड शिफ्टिंग करानी है, ये इसके पास, ये यहाँ पे, और ये वापस। बना के देखेंगे एक बार क्या बन रहा है। इन डाइऑल बन रहा है, क्या बन रहा है, इन डाइऑल, चेक करो, बन रहा है ना इन डाइऑल। तो ये बनेगा HOCOH, एंड यहां बन जाएगा CH2। व्हाट इज दिस, इन डाइऑल। अब आपको इन डाइऑल का रेजोनेंस करा दो, तो CO2 निकल चुका है ना। अब इन डाइऑल का रेजोनेंस करा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड CH2 माइनस। अब क्या प्रोटॉन ट्रांसफर करा देंगे, वही बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर कराने का मतलब ये बेसिकली मैं इनॉल से कीटो ले जा रहा हूँ, कीटोलाइजेशन स्टेप बोलते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा ये HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन जाएगा ये CH2H। तो जिसको मैंने पहले लिख दिया है CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O। तो मैलोनिक एसिड को गर्म करने पे आप कभी भी कोई रिएक्शन देखोगे तो मैलोनिक बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O आया तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा ना। सबको क्लियर हो गया ये बात। आइए अगला क्वेश्चन देता हूं, अब फिर आप हीटिंग खुद से सोचो क्या बनाओगे प्रोडक्ट। तो हीटिंग ऑफ बीटा कीटो, अब बीटा कीटो का कहानी खत्म करते हैं, अगला लेके चलते हैं, हीटिंग ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एग्जांपल कौन सा आएगा, जहां पे CH3 CH, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको कर देता हूं, आइसोटोप डाल देता हूं, ठीक है बेटा। तो मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करना चाहता हूं आइसोटोप डाल करके। चलो इसको आइसोटोप, जो स्टार लगाया है ये कोई चार्ज नहीं है, दिस इज आइसोटोपिक कार्बन C14। बताइए इसको गर्म करने पे क्या प्रोडक्ट आएगा, एंड मार्क योर आइसोटोप एज वेल। ठीक है, करिए, ट्राई करिए।
चलो क्या बनाए, क्या बनाया आप लोगों ने? आओ देखते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे भी वैसे ही मैं बेंडिंग करूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड ना, यहाँ पे H डाल देता हूँ, यहाँ CH2 डाल देता हूँ, भाई 120 डिग्री मेंटेन करना है। एंड देन अगेन यहाँ बेंडिंग कर दूं, यहाँ डबल बॉन्ड O डाल दूं, यहाँ O डाल दूं और यहाँ H डाल दूं। अब देखो जब इसको गर्म करते हैं ना बेटा, तो जैसे डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा था एंटी बॉन्डिंग में, ठीक वैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ये उठ के यहाँ और ये उठ के यहाँ, और मैंने स्टार किस पे लगाया था, CH2 पे ना, तो इसको स्टार में यही कर दूंगा। तो यानी प्रोडक्ट जब भी बनाओगे तो क्या बना, CH, इसने H ले लिया, क्या बन गया, CH था ही नीचे एंड डबल बॉन्ड CH2 और इस पे क्या है, स्टार, क्या निकल गया बाहर, CO2। तो आंसर क्या आ गया, वी हैव गॉट CH डबल बॉन्ड CH2 और टर्मिनल पे स्टार लग गया एंड CO2। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड O हो या डबल बॉन्ड C हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं, उसी केस में कीटोन मिल रहे थे, सीटोन मिल रहे थे, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, क्या इसका मतलब एसिटिक एसिड को गर्म कर देंगे तो कुछ होने वाला है? तो बेटा एसिटिक एसिड को गर्म करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चांसेस है कि अगर प्योर एसिटिक एसिड को गर्म कर रहे हो और अंदर कुछ नहीं है, तो चांसेस है कि दो एसिटिक एसिड, क्योंकि गर्म करने से हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ एलिमिनेट होते हैं ग्रुप से, और अगर यहाँ कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P4 और 10 टाइप में ले लिया तो बड़े आराम से H2O निकाल लेगा, क्या बन जाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड O। हाँ बिल्कुल, वरना ये नॉर्मली कुछ नहीं करने वाला है। आप एनहाइड्राइड वगैरह ले लोगे तो आपको H2O निकल करके ये दो मॉलिक्यूल ऐसे दिख जाएंगे, अदरवाइज नहीं होने वाला है। सबको क्लियर हो गया? तो बाद जो हीटिंग देखते हैं, किसका हीटिंग, ये अभी लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड था। अब हीटिंग देखेंगे, किसका लिखना है, लिखो हीटिंग ऑफ बेंजोइक एसिड, हीटिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, पहली बात तो यहाँ पॉजिटिव है ये, यहाँ पे अच्छा, मतलब इस पे पॉजिटिव है ना फिर तो, कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नहीं है, कार्बन पे पॉजिटिव है। अगर ये कार्बन है, हाँ बोलो अब इसमें क्या है, नहीं एक चीज नहीं समझ में आया। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है ये पाई बॉन्ड यहां आ जाए, चलो करके देखते हैं। ऐसे केस में फ्रैगमेंट नहीं बनेगा। मान लो ये डबल बॉन्ड तुमने यहां अटैक किया तो क्या बन जाएगा, ये O- और बगल में ही कार्बन आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन हुआ, किसी मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होना चाहिए, कुछ हुआ इसका, कुछ हुआ? तो इसलिए बीटा पोजीशन पे अगर अनसेचुरेटेड हो तो रीअरेंजमेंट इस तरीके से कराना है। और वैसे भी ध्यान दो एक और चीज में तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकल थी, तुमने यहाँ कार्बन पे प्लस तो देखा जो कि थोड़ा स्टेरिकली ज्यादा क्राउडेड है, जबकि ये हाइड्रोजन पे प्लस तुमने नहीं ध्यान दिया जो कि स्टेरिकली बिल्कुल कम क्राउडेड। ये सुनो,
तो अटैक करना भी होगा तो इधर और इधर में कौन ज्यादा फास्टर होगा? प्रोटॉन के ऊपर करता है ना भाई। एल्कीन क्या करता है? एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां है? एच है, तो इस पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया? हुआ या नहीं? ओके चलो अगला देखते हैं, हीटिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। चलो बेंजोइक एसिड में लिख दे रहा हूं। जब इसको गर्म करते हैं, सिंपली गर्म करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली गर्म करो, तो देखते हैं भाई ये अपना प्रोटॉन छोड़ करके निकल जाता है। आप लेकिन देखना, अभी तक मैंने जो भी बताए हैं उनके मैकेनिज्म लगभग लगभग एक जैसे थे। इसका आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो, मैं देखना चाहूंगा इसको आप कैसे बनाते हो। कैन यू ड्रॉ द मैकेनिज्म ना? क्योंकि आप देखो इसमें ध्यान से, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है। अभी तक क्या हो रहा था? बीटा पे था अनसेचुरेशन, वो चाहे कीटो ग्रुप था या सी डबल बॉन्ड सी था, बीटा पे था। ये पहली बार कैसा है? अल्फा पे। तो अल्फा पे देखिए और इसके बारे में सोच के बताइए ये कैसे हो रहा है। तो मैंने सारे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जितने भी पॉसिबल हो सकते थे एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया। कर लो, इसको करके बताओ मुझे। करें? बोलिए, किया जाए? आओ देखो यहां पे समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा, सबसे पहली बात समझो, अभी तक आपको याद है ये जो कार्बन है इसी को इप्सो बोलते हैं, IPSO, इप्सो। ये ऑर्थो था, ये मेटा है, ये पैरा है विद रिस्पेक्ट टू CO। ये सुनो, तो देखो ये पहली बार ऐसा होगा जब ये COOH का जो प्रोटॉन है वो अपने ही, मतलब यूं बोल लो कि दो अलग अलग COOH ले लो और उस हिसाब से भी आप सोच लो, या फिर सेम COOH से भी सोच सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं पे भी एक जगह कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन इस बारी H को मिलता है। अब मैं इसको कायदे से दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाऊंगा भाई? प्रॉक्सिमिटी में कैसे आएगा ये? बिल्कुल एकदम एंगल के हिसाब से दिखाना है। यहाँ पे 120 एंगल C, फिर 120, फिर 120 यहाँ पे, और यहाँ के बाद इस बारी ये प्रोटॉन लेगा और आपस में यहां पे बॉन्ड डेवलप होगा। क्या बनने वाला है इसके पास? वी विल गेट H ओवर हियर, एक मिनट, एक बार रिंग साइज देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 बन रहा है। चलो
वैसे मोस्ट फेवरेबल अटैक तो यही है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यू सी यू आर गोइंग टू गेट CO माइनस, प्रोटॉन लग भी गया, यहाँ प्लस आया। कितने लोग कह रहे हैं कि फिर सर यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये वापस आएगा और एरोमेटाइज हो जाएगा, फिर बाद में प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा। मतलब ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि ऐसे क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग बनने की कोशिश हो रहा है इसमें। तो दिस इज नॉट लीडिंग अस टू एनी प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू गिव यू बैक योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे तो होने से रहा, मतलब दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव रिएक्शन। ये कोई ऐसा अप्रोच नहीं है जिससे हमारा ये प्रोडक्ट दिखे। तो क्या पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है? तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये जो मैंने अभी आपको बगल वाले कार्बन से अटैक कराने की कोशिश करी, उसके बजाय अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रीअरेंज करने की कोशिश करो कि ये अपना H+ यहां दे दे, या किसी दूसरे कार्बन, क्योंकि बेंजोइक एसिड का एक अकेला मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, देयर माइट बी सो मेनी बेंजोइक एसिड इन द सेम। प्रोटॉन इसको मिल जाना चाहिए, वो भी इप्सो पे ही, H+ का प्रोटॉन ट्रांसफर। अब आप प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल कराओ टू इप्सो पोजिशन, इप्सो पे। तो ये H+ यहां अगर अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है? अब देखो इंटरेस्टिंग सा तुमको दिखाई देगा, यहां प्लस बन गया, यहां पे CO माइनस, और H यहां अटैक किया पॉजिटिव ने, तो ऐसा इप्सो बन गया। अब आपको मालूम है कि ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। ध्यान देना बेटा, फर्क बस इस चीज का, अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये COOH का COH रहेगा, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। नाउ आई हैव टू मेक इट एरोमेटिक अगेन, तो एरोमेटाइजेशन में कैसे करूं? तो एरोमेटाइजेशन पहली बार ऐसा करना पड़ता है कि ये इधर आएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां दे देगा, which means we are going to get this, एंड साथ में CO2 बाहर निकल गया। तो ये सिर्फ इसी जगह नहीं, आप देखो इप्सो इसमें भी ऑब्जर्व किया जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ सल्फोनिक एसिड हो, बोलता हूं कि अगर गर्म कर दो, सिंपली वाटर लेके गर्म कर दो, तो भी आपको ये मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इप्सो सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे। एंड नॉर्मली भी गर्म करोगे तो भी यहीं पहुंचने वाला है, स्टेबल नहीं होता है, टूट कर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से जाता है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन से होकर के जाता है। तो इसका लेना देना जो पुराने मैंने अभी तक आपको रिएक्शन कराए उनसे लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल इप्सो सब्स्टिट्यूशन का केस है। जल्दी इसको नोट करो। इसी के साथ हमारा कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन के जितने पॉसिबल रिएक्शन हो सकते थे वो सब खत्म हो गए, सारे के सारे खत्म हो गए डी कार्बोक्सिलेशन। जल्दी नोट करो इसको बढ़िया से।
कर लिया बेटा सभी लोगों ने? नोट कर लिया सबने? चलो ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन के सारे जितने भी रिएक्शन हो सकते थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। अब डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अगला रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके डेरिवेटिव्स में चेंज करना है ना। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स डेरिवेटिव। ओके, तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड टू एनहाइड्राइड, राइट। क्या करना है? तो बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है और आप चाहते हो कि इसका एनहाइड्राइड बने, तो क्या कर दो, P4O10 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ गर्म कर दो। क्या मिलने वाला है? दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और वाटर निकल जाएगा। और ये क्या बन जाता है? मेटा बन जाता है, ये HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मान लो सर कि एक ही मॉलिक्यूल में दो COOH प्रेजेंट हो और ऐसे कि बिल्कुल अप्रोचेबल डिस्टेंस पे, जैसे ये दोनों एकदम नजदीक है, ऑर्थो। क्या नाम है भाई इसका? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, थैलिक एसिड। सो व्हेन थैलिक एसिड इज हीटेड, इसको तो P4O10 का भी जरूरत नहीं है, दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो भी ये थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ऑक्सीजन। कैसे हो रहा है? तो बस ये H2O निकाल ले रहे हैं, बेसिकली -H2 हो जा रहा है। यहां पे भी वही था। अब इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखा सकते हो आप, बस ऐसे करके हो जा रहा है ना। चलो P4O10 से तो समझ में आया, सिंपल हीटिंग से कैसे हो जाएगा उसका मैकेनिज्म कोई मुझे समझा सकता है? सिंपल हीटिंग से कैसे हो पाएगा यहाँ पे? कैन यू ट्राई वंस? कैन यू सजेस्ट अ मैकेनिज्म इफ देयर इज नो P4O10, इट इज सिंपली हीटेड, फिर ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है? कोई समझाएगा? एक बार ट्राई करो, देखो शायद तुम्हें कुछ आइडिया लगे। चलो बेटा, कर लिया सभी लोगों ने? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं
कि अगर ये मान लो नहीं रहता P4O10 तो कैसे होता है। देखो नहीं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है बेटा, राइट। आओ दिखाता हूँ एक एक करके। जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो प्रोटॉन ट्रांसफर पहले कराते हैं। अब प्रोटॉन ट्रांसफर कराने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन डीप्रोटोनेट होने के बाद प्रोटॉन यहां सबसे फास्ट लगेगा, उसके बाद यहां लगेगा। यहां लगाने से कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, तो एट द एंड आपको लगाना यही पड़ेगा, तभी आपको सेंसिबल डायरेक्शन में आप मूव करोगे। ओके वैसे अगेन मतलब अगर आपको ब्रेक कराना हो तो जरूरत है, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि नहीं फास्ट वाले ही मेथड से करके देखते हैं एक बार क्या बनता है। तो H+ का ट्रांसफर इस जगह पे क्यों यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन करने से यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके आए। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा के देखते हैं क्या बनने वाला है। लेट्स सी, ये O- बन गया एंड दिस हैज बिकम OH एंड OH, यहाँ पे प्लस आ गया। अब बताओ क्या ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेटेड हो गया। नाउ वी विल अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल देखो मैंने नीचे से ला करके उसको दे दिया, OH यहाँ पे OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O। अब अगली चीज देखो आप, एक ही जगह पे 3 ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से। तो जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई दो भी स्टेबल नहीं होते हैं OH टेट्राहेड्रल सेंटर पे। यहाँ टेट्राहेड्रल सेंटर पे 1 2 3 हो गए, तो नेचुरली ये वापस आएगा और जो कि थोड़ा खराब लिविंग ग्रुप है टेट्राहेड्रल सेंटर से प्लेनर बनते समय उसको डिपार्ट करा देगा। क्या बन जाएगा ये COH पॉजिटिव, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड हो, बीच में इन दोनों को क्या जोड़ रखा है ऑक्सीजन, क्या बाहर निकल गया भाई OH-, जो कि आराम से इस प्रोटॉन को दोबारा ले लेगा। क्या बन गया, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर सिंपल गर्म भी करते हो ना बेटा तो भी ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल अगर आप गर्म करते हो तो भी इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। हुआ क्या, प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ और फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक स्पीशीज दूसरे पे अटैक किया, एनहाइड्राइड बन गया हमारा। तो अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए हो तो फायदा होता है, क्योंकि ये जो OH H पे अटैक करके H2O बना रहा होता है उसको बेसिकली ये एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन में हेल्प करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर नहीं है तो भी ये डायरेक्टली ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन करने से आपको सीधा सीधा ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके यहां तक सबको क्लियर है, बोलिए। हाँ बोलो बोलो। कौन सी, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो मैंने हीटिंग किया है, हीट करने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक कैटेगरी में से एक है, ठीक है, वीक कैटेगरी में से एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें, अगर देखो अगेन मैंने कई बार ये समझाया है तुम लोग को एक बात कि रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द पाथ विथ मैक्सिमम स्पीड। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे बेंजोइक एसिड के केस में गर्म किया था तो ये प्रोटॉन यहाँ आ गया था और फिर उसके बाद तो मैंने आपको दिखाया था कि इस स्टेप से भी ये स्लो था, यहाँ पे अटैक, यहाँ अटैक ज्यादा फास्ट था क्योंकि वहां से कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा था, इसलिए रिवर्सिबिलिटी से हमें मजबूरन कर जाना पड़ा। तो अब इस जगह पे अटैक हो रहा है और यहाँ अटैक हो रहा हो,
तो नेचुरली ये ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक नहीं बन रहा है, ये तो C पे OOH करके यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, तो इसलिए ये हमेशा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए तो जैसे जैसे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना, तो हमारा मेथड कई बार चेंज हो जाता है नॉर्मल के केस में, ठीक है। क्यों दिक्कत क्यों होगी भाई, ये दोनों बहुत दूर तो नहीं है, प्रॉक्सिमिटी में ही है। देखो मैंने वैसे करके दिखाया है, बट रियलिटी में अगर आप देखो तो C डबल बॉन्ड O इधर भी तो हो सकता है, आप उधर दूरी का मत डिस्कशन करो। ये देखो अब आपको आराम से दिख जाएगा कि ये तो इसके साथ ही चिपका हुआ है, ये तो बस इसको लोन पेयर देना ही है, इसने छोड़ देना है तुरंत। तो जो प्रोटॉन ट्रांसफर आपको यहां से यहां इतना दूर दिखाई दे रहा था, अब अगर इस तरह से ज्योमेट्री बनाओगे तो जल्दी दिख जाएगा। आया बात समझ में? तो दिस इज फास्टर। चलो ठीक है, तो एनहाइड्राइड बना लिया आप लोगों ने, किससे हम लोग, हाँ इसको छोड़ दूं? ठीक है, कर लो कर लो कर लो। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाते हैं, और इसको बनाने की भी क्या जरूरत है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ लेते हैं, C2H5OH के साथ, अल्कोहल के साथ, आपके सामने अल्कोहल आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज किससे करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, RC डबल बॉन्ड OC2H5। अगर आपको ध्यान हो तो मैं इसको, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब तक इन दोनों में बल्कीनेस बहुत ज्यादा ना आ जाए कि ये बहुत बल्की हो जाए या ये बहुत बल्की, इन दैट केस आप देखोगे अगर मैं इसको O18 बोल रहा हूं तो यहाँ पे ये O18 होता है, ऑक्सीजन C2H5OH का रहता है, और OH मतलब यहां से OH डिपार्ट होता है। मैकेनिज्म एक बार रिवाइज करने के लिए, कैन यू गाइस ट्राई, जस्ट एक रिवीजन के लिए आप ट्राई कर लो फटाफट, अपने से बना लो, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि जल्दी से बना लो इसको। नाम क्या है इसका, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिशर, फिशर एस्टेरिफिकेशन। चलो जल्दी करो, जल्दी बनाओ, एक बार खुद से मैकेनिज्म लिखो। कर लिया? आओ चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस केस इज द प्रोटोनेशन। किससे प्रोटोनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। क्यों ऐसा करा रहे हैं, क्योंकि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट वेरी गुड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये बहुत पुअर है। आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके ऊपर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की, RCOCl, फिर कौन आता है फॉर्मल्डिहाइड, फिर कौन आता है एसिटल्डिहाइड, उसके बाद आपको मालूम है कि एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इन सब का नाम आता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है जो ट्रू कार्बोनिल कैरेक्टर को खराब कर रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो है, इसलिए अगर एसिडिक मीडियम नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल है ये रिएक्शन।
आओ देखते हैं अगला क्या बनने वाला है यहाँ पे, RCOH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. नाउ दिस इज एक्टिवेटेड HSO4 माइनस. नाउ दिस इज एक्टिवेटेड, किसके लिए एक्टिवेटेड है, फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक. और ध्यान देना न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और मैंने न्यूक्लियोफाइल भी क्या ले रखा है, इतना खराब सा न्यूक्लियोफाइल. एल्कोहलिक ग्रुप कोई अच्छे न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना. तो इसलिए ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O. मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ ऊपर की तरफ और नीचे OH. अब मैं अटैक किसका कराऊंगा, अल्कोहल का, OH ये अटैक करा दे रहा हूँ. बेटा मैंने बताया था कि ये ऑक्सीजन O18 वाला है, लास्ट में इसी को O18 कर देंगे, ठीक है. तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर. क्या बन गया हमारे पास, ये भी रिवर्सिबल है, सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं इसके. C2, यही RDS है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. अब मैं इसको O18 लिख दे रहा हूं ना, या O18 लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे. अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर. कहां पहुंच जाएगा प्रोटॉन, कहीं भी ले जाओ. ये OH कर दिया, ये C2H5 और यहाँ 18 था. मैं नीचे प्रोटॉन ट्रांसफर करा के यहाँ लेके आ गया. अब क्या ये लिविंग ग्रुप बन गया एसिडिक मीडियम में. ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में OH माइनस नहीं निकालते कभी भी. तो अब क्या है, दिस विल कम एंड दिस विल गो. ये भी रिवर्सिबल है, पॉजिटिव OC2H5 ना, और H2O निकल गया. HSO4 माइनस था आपके पास, so that can take its proton back and you are going to get RC double bond O C2H5, जहां पे ये 18 है and H2SO4 you got it back. इसलिए तो बोलते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन था दक्ष, जिसमें ये H प्लस कैटलिस्ट की तरह काम करता है. अब अगर पुराने रिएक्शन याद करो तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि अगर ये बल्कि होता चला जाए या ये बल्कि होता चला जाए तो तरीके बदल जाते हैं. जैसे अगर आपका कार्बोनिक एसिड बल्कि हो गया बहुत ज्यादा, तो बताओ इस पे न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक मुश्किल हो जाएगा. प्रोटोनेट करने के बाद भी ये अटैक बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा बल्कि है. इन दैट केस मैंने बताया था यहां प्रोटॉन दो और इसको तोड़ दो और बनाओ एसाइल केटायन, और आप देखो एसाइल केटायन स्टेबल भी होगा. तो ऐसे केस में मैकेनिज्म का नेचर बदल जाएगा. C ट्रिपल बॉन्ड हो. अब यहां पे अटैक हो सकता है. अब ये लीनियर स्पीसीज है, अब ROH आकर के अटैक कर सकता है. अच्छा, इस केस में भी ऑक्सीजन इसी का यूज होता है. तीसरा केस कौन सा है, जिसमें अल्कोहल बहुत बल्कि हो जाए, तो इसको ट्रू कार्बोकेटायन बनाते हैं. सिर्फ वही एक ऐसा केस है जहां अल्कोहल से कार्बोकेटायन जनरेट होगा. सिर्फ वही एक ऐसा केस है जहां पे अल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर बनाने में नहीं आएगा. बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में आपको ऑक्सीजन किसका आने वाला है, अल्कोहल का. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, अब इसी को देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना हो, थोड़ा ध्यान लगा करके अच्छे से देना हो. दक्ष क्या कर रहे हो भाई तुम, तो वो बंद हो गया अपने आप ही, ठीक करा रहा. चलो ठीक है, करो डिस्कस. इसको हटा दे रहा हूँ ये सब ना. ये तो कराया हुआ है मैकेनिज्म में, तुम लोग को बस रिवाइज करवा रहा हूँ. तो पहले कराया हुआ है, कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं. कितनी बार सेम चीज लिखोगे. चलो, अब अगर इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं मैं एस्टरिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल.
जैसे देखो हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो मान लो COOH और यहीं बगल में CH2 और यहीं बगल में OH हो जाए, और मैं बोलूं कि इसको ले लिया है आपने और गर्म कर रहे हैं, क्या बनने वाला है? तो बेटा दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं आपस में और एस्टर बनाते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से इनका एस्टर देखो, मैं दिखाता हूं कैसे। ये बनाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट 2 molecules of water out from this। इसको सिर्फ गर्म करने से ये बन जाता है। दिस इज ऑल्सो एस्टरिफिकेशन। अब ये एस्टरिफिकेशन हुआ कैसे? तो देखो एस्टरिफिकेशन में हो क्या रहा है बेसिकली, अगर पूरे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि हुआ बस ये कि RC डबल बॉन्ड OH था और ROH था, यहाँ R डैश डालते हो तो इसका OH और इसका H यही निकल रहा है बस, और ये बॉन्ड बन जा रहा है। दिस इज हाउ वी आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, अगर एक लाइन में जल्दी से लिखना हो तो अब ये बिल्कुल ही बगल में था, वरना इसका OH और इसका H निकल के 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि एकदम स्ट्रेन्ड होगा। इससे बढ़िया है कि 2 मॉलिक्यूल आ जाएं और अपने ओरिएंटेशन को बिल्कुल अलग तरीके से रखें, जैसे इस तरीके से कि भाई इसका जब अल्कोहलिक ग्रुप हो तो इधर आ जाए, इनको गर्म करने की बात। तो देखो यहां पे एस्टर बनेगा और यहां पे एस्टर बनेगा, इन दो जगहों से एस्टर बनने के बाद ये आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। सो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करोगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के ऐसे बन जाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पे ये होता है। ये एस्टरिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। यहीं पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर बीटा पे आपने OH डाल दिया, इसको गर्म करते ही कितने लोगों को याद है ये मैकेनिज्म जिसमें हमने कीटो के रिस्पेक्ट में बीटा पे जब भी हाइड्रोक्सी था तो उसको गायब करके हमने नॉर्मल डबल बॉन्ड लगा दिया था। ये डिहाइड्रेट हो जाता ये डिहाइड्रेट हो जाता है ना। याद है ना, एल्डोल कंडेंसेशन का वो एग्जांपल याद करो जहां पे हमारा एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में होता है एल्डोल कंडेंसेशन, जहां पे इसका इनिशियल प्रोडक्ट बनता है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा पे हाइड्रोक्सी। तो अगर बेसिक मीडियम था तो उसमें आपको याद होगा कि ये H निकलता है, यहाँ कार्बन है ना, था इधर आया, ये अटैक करके इसको बाहर निकला। एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म अलग होगा, लेकिन हमेशा याद रखना बीटा पे आ गया तो एस्टर नहीं बनाएंगे। वैसे भी देखो ये 6 मेंबर्ड बन चुका था, और अगर हम ट्राई करते भी एस्टर बनाने का इंट्रामोलिकुलर तरीके से तो क्या होता, 1 2 3 4 मेंबर्ड बनता, जो कि स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम इंट्रामोलिकुलर से ये बनाएंगे ही नहीं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और अगर 2 मॉलिक्यूल कंडेंस करके बनाओगे तो इसमें 6 था ना, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, एक मॉलिक्यूल में 2 मिला दोगे तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 8 कार्बन, वो भी स्टेबल नहीं है। इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स अनसैचुरेटेड। मैंने बोला कि
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विल गिव अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है पॉसिबिलिटी में पता है नहीं, उसके पहले मैंने ये समझाया कि अगर आप इंट्रामोलिकुलर कराओगे तो एक तो 4 मेंबर्ड बनेगा, और अगर 2 मॉलिक्यूल कंडेंस कराओगे इसके जैसा एस्टर बनाने के लिए तो 8 मेंबर रिंग बनेगा, ना तो 4 स्टेबल होता है ना 8, तो इसलिए उधर ना जाकर के ये रिएक्शन इधर जाता है बड़े आराम से, स्टेबल भी है। ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का केस था। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ऐसे ही लिखते जाना जैसे मैंने ऊपर हेडिंग डाला है ना, यहाँ बीटा। अब मैं तीसरा लिखूंगा यहाँ पे गामा हाइड्रोक्सी। गामा हाइड्रोक्सी आया तो CH2 CH2, ये COOH है, ये अल्फा था, ये बीटा है, ये गामा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, इसको गर्म करोगे तो ये इंट्रामोलिकुलर, इसमें किसी कैटलिस्ट की कोई खास जरूरत नहीं होती क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में रिएक्शन थोड़े ज्यादा फेवरेबल होते हैं। बीच में 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन है ना, 1 2 3 CH2 1 फिर OH। अब आप देखो यहां से OH और यहां से H, ये निकालो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। So you are going to get a 5-membered ring with oxygen in it. तो 5 मेंबर्ड स्टेबल है, 3 नहीं देखना था, 8 नहीं देखना था, और इसमें 2 मॉलिक्यूल की भी जरूरत नहीं है। इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, और ऐसे ही डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो क्या होगा, तो डेल्टा यानी कि COOH एंड 1 2 3 अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो अभी कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा तो और आसानी से बना देगा, गर्म करने पे ये OH और H निकाल करके और इजीली बना देगा, 6 मेंबर्ड बन जा रहा है, ये सुनो। राइट, इसके बाद वाले डेल्टा के बाद साई फाई, कहने का मतलब कि अब अगर इससे ज्यादा लोगे ना तो पॉलीमर बना देता है, इससे ज्यादा कार्बन कर लिया तो पॉलीमर बन जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4 5 6, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां OH डाल दिया तो गर्म करने पे इट फॉर्म्स पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर ये पॉलीमर होता है। अब कैसे बनाते हैं पॉलीएस्टर, देखो समझो बात को, कुछ नहीं भाई, अब ऐसे ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल लाके, बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है बीच में। एक काम करता हूं मैं, CH2 का 4 ले लेता हूं और इधर COOH, 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड साई पे, फिर ये CH2OH, राइट। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल ले लूंगा, COOH CH2 का होल 4 CH2OH। ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल ले लूंगा, HO CH2 CH2 का होल 4 COOH, एंड ऐसे ही करते चले जाएंगे, डॉट 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 डॉट। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, हर बार आपको यही तो बनाना है, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही यूनिट रिपीट हो रहा है, OCH2 CH2 का होल 4 CO, ये चीज रिपीट हो रहा है, तो यही पॉलीमर है बेसिकली। ये ऐसे 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 लगाते चले जाओगे
तो यही पॉलीएस्टर है। पॉलीएस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एस्टर फंक्शनल ग्रुप डेवलप हो रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया। अरे पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं यार हम लोग, ये पॉलीमर उसमें यूज होता है। सबको क्लियर हो गया पॉलिएस्टर? तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर हमारे पास सिर्फ अल्फा था तो देखो 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, बीटा वाला डिहाइड्रेट हो गया, गामा वाला आपस में रिएक्ट करके बनाया, डेल्टा भी बनाया। आपने देखा कि गामा डेल्टा के बाद जैसे हम और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिएस्टर बनना है, और हायर करोगे तो पॉलिएस्टर ही बनेगा। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पॉलिएस्टर बनाने के लिए अगर एक ही मॉलिक्यूल में OH COH लूं तो कितने कार्बन होने चाहिए, मतलब कितना गैप होना चाहिए उसमें, अल्फा पे रखूं या बीटा पे रखूं या गामा पे रखूं। तो आपको दिमाग में रखना है कि इतनी दूर रख लो कि रिंग साइज स्टेबल ना बने, क्योंकि 6 मेंबर के बाद अगला 7 मेंबर बनता वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो पॉलिएस्टर ही बना लिया, मतलब पॉलीमर बन चला गया। ध्यान रहेगा। तो रिंग साइज ज्यादा बड़े होने पे, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसे कि भाई ये मॉलिक्यूल लूं एक बगल में लूं तो आपस में रिएक्ट करा करके ऐसे लंबी चेन बना दूं, वो भी तो हमेशा पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमेशा मॉलिक्यूल अगर सिंगल साइड में जा रहा हो तो वो फेवरेबल ज्यादा होता है, अनलेस रिंग साइज का कंसर्न हो जाए। जैसे यहाँ पे रिंग साइज का कंसर्न हो गया, 7 मेंबर्ड बनता विच इज नॉट स्टेबल। अब जैसे मैंने आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का केस बताया है, ठीक वैसे ही हाइड्रोक्सी के बजाय अमाइनो एसिड का भी यही काम होता है, बस यहां एस्टर बना है वहां अमाइड बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाने का तरीका सबको समझ में आ गया। अगला आते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड टू एस्टर के बाद कौन सा बन गया? एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया। अब लिखते हैं अमाइड। अमाइड कैसे बनाए? कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड। अमाइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली अमोनिया के साथ गर्म करो, जैसा आपको डिजायर्ड चाहिए। ये देखो बेस होता है बेटा और ये एसिड होता है, हालांकि दोनों वीक है बट ये रिएक्ट करके इंस्टेंटली सॉल्ट डेवलप करेंगे, O- NH4+, अमोनियम एसिटेट सॉल्ट। ये सॉल्ट है, नाम क्या है? अमोनियम एसिटेट। अब क्या होगा? अब अगर आप इसको गर्म करते हो स्ट्रांगली तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, वाटर निकल जाएगा। आप देखो ये कैसे हुआ होगा, ये बड़ा आसान सा ही है, कुछ बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। गर्म करने पे ये इंटरनली रिएक्ट करता है, अमोनिया को एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कराओ, O- डेवलप करो, प्रोटॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कराओ और इसको किक आउट कर दो H2O के फॉर्म में। लेकिन ये काफी टफ है, इसलिए तो गर्म करना पड़ता है, बिना गर्म किए हुए ये मिलेगा ही नहीं आपको, ये सॉल्ट पे ही रुक जाएगा रिएक्शन। हमेशा हीटिंग ही इसको आगे की तरफ लेके जाता है ना। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? अब अगर आप इसी में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करते जाओ कि आप इसको चेंज कर लो और अमोनिया के जगह आप 1 डिग्री अमाइन ले लो, तो भाई आपकी मर्जी, जैसा आप अमाइन लोगे उस हिसाब से आपको रिएक्शंस होते चले जाएंगे। गर्म करोगे, सॉरी पहले नॉर्मली रखोगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा, और अगर गर्म कर दोगे तो यही अमाइड बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे H2O निकल करके ये अमाइड बन गया। ठीक है, तो ऐसे 2 डिग्री जैसे, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन, डबल सब्स्टिट्यूशन भी आप डाल सकते हो। अब आती है बात कि अल्फा
अमीनो, मान लो कि अमाइनो ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग अब मैं बात करने जा रहा हूं, सिंपल हीटिंग, ये भी अमाइड का ही प्रोसेस है। तो जैसे अभी मैंने आपको समझाया कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर जैसे बनता है, वैसे ही इसको गर्म करोगे तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके कैसे बना देंगे, बिल्कुल यहां नीचे आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O OH एंड CH2 NH2, और इधर आप NH2 डेवलप कर लो, यहां CH2, यहां OH एंड डबल बॉन्ड O। तो क्या बोल रहा है, H2O निकल रहा है ना, NH, तो H2O निकाल दो, यहां NH लिख लो, लाइक दैट, यहां पे आप NH लिख लो और H2O निकाल दो, तो क्या बन जाएगा ये, बिल्कुल जैसे उस केस में बना था, डबल बॉन्ड O NH, डबल बॉन्ड O NH। ये इंट्रामोलिकुलर अमाइड का फॉर्मेशन हुआ, 6 मेंबर्ड। बीटा को ऐसे ही गर्म करोगे, अमाइन, बीटा अमाइनो एसिड ऑन हीटिंग, तो जैसे हमारा बीटा के केस में डिहाइड्रेट होता था, ये डी अमोनिएट होगा, बिल्कुल वैसे ही बेटा, अल्फा एंड बीटा। तो क्या बनेगा, गर्म करोगे तो ये अमोनिया निकल जाएगा और इसके जगह पे, मतलब बीटा के केस में अमाइड नहीं मिलने वाला है। गामा वाला याद है आप सबको, गामा अमीनो एसिड, तो गामा के केस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, 1 अल्फा बीटा एंड देन गामा NH2। नाउ इसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर 5 मेंबर्ड रिंग विथ NH, ये बन गया। इसी तरीके से डेल्टा करोगे तो 6 मेंबर्ड बन जाएगा, उसके आगे करोगे तो पॉलीअमाइड बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पीछे वाला आपको कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, पॉलीअमाइड बन जाएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड, आपको अमाइड के बारे में भी सारा डिस्कशन हो गया। कर लिया बेटा सब लोगों ने, नोट कर लिया इसको। ठीक, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखो ना, तो जो एल्कोहल का MS चौहान के अंदर क्वेश्चंस हैं, उसमें ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है एस्टरिफिकेशन का, उसका बहुत यूज है, उसके अंदर देखोगे तो बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आई होप कि ये हेल्प करेगा आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका लास्ट
सेगमेंट देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड टू, अब क्या बचा रह गया, एसिड क्लोराइड, बस यही है डेरिवेटिव में, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड में कैसे जाते हैं। तो आपके सामने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप चाहते हो कि ये क्या बन जाए, RC डबल बॉन्ड ओ Cl, सजेस्ट करो, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, सजेस्ट मी व्हाट कैन वी डू हियर, वी कैन टेक SOCl2 या फिर PCl3 या फिर PCl5, यहां से ये बन जाएगा। बोलो भाई, जैसे नॉर्मल अल्कोहल कन्वर्ट होता है वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा RCOCl के अंदर। सबको क्लियर है ये बात? तो आप SOCl2 ले लो, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, यहां से बन जाएगा। अच्छा, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको साइनाइड जाना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो 2 स्टेप का प्रोसेस है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या बना लो, अमाइड, गरम कर रहा हूं मैं स्ट्रांगली, ठीक है, तो बन जाएगा RCONH2, और इसके बाद आप ले लो P2O5 या फिर इसी को बोलते हैं P4O10, इसके साथ गरम कर दो तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको हीटिंग समझाया किस चीज का, नॉर्मल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कैसे होगा, वैसे ही एक लास्ट पॉइंट आता है विच इज हीटिंग ऑफ डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मैं एक बारी करा देता हूं तो फिर आज का लेक्चर खत्म। गिव मी 5 more minutes, I'll just wrap this up। कौन सा? डिहाइड्रेशन हो गया ना, H2O निकल गया बेटा वहां से, देखो ना, यहां से H2 है और ये O है, ये निकल जाता है, H2O बन गया, इस डिहाइड्रेशन है। ठीक है, अब आप लिख लो बस, ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जो इसको तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं, अगर आप H2SO4 लाके गर्म करोगे इसको तो ये बनता है H2O एंड CO, देखो OH ये H ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, तो गर्म करते हैं तो ये H2O एंड CO में, हमेशा याद रखना CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ओके, ये इसकी पहचान होती है। अगला है, अगर मान लो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, तब H2SO4 डाल के गर्म करोगे या सिंपली भी गर्म करोगे तो ये H2O तो देगा ही, CO भी देगा, साथ में CO2 भी देता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल फॉर्मिक एसिड को गर्म करने पे, फॉर्मिक, और मैं क्या दिखा रहा हूं, ये ऑक्सैलिक ना। तो बेसिकली आप देखो तो ये एक CO2 निकल गया, एक H और O H2O निकल गया और एक CO बन गया,
तो 3 फ्रेगमेंट बनते हैं इसके केस में, ऑक्सैलिक में। तीसरा आते हैं मैलोनिक। मैलोनिक अभी सिखाया था मैंने, बताओ मैलोनिक में क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड OH क्या बनने वाला है? तो देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा नहीं बीटा पे कीटो ग्रुप है, तो ये गर्म करने पे क्या CO2 निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? CH3COOH। क्या निकल जाएगा? CO2, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक हो गया, मैलोनिक हो गया। सक्सिनिक बताओ क्या होगा? सक्सिनिक इसमें गर्म करोगे तो ये भी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको कि इसको गर्म करोगे तो ये अप्रोचेबल डिस्टेंस पे एनहाइड्राइड बना देंगे। इनको तो H2SO4 यूज करो, अच्छी बात, नहीं भी यूज करोगे तो भी बना लेंगे। दिस विल फॉर्म एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। फिर अगर सक्सिनिक एसिड के अलावा यहां पे 3 कार्बन ले लिया तो भी गर्म करने पे आराम से अप्रोचेबल डिस्टेंस पे है। इन दैट केस दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो आप देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड बन गया ये। यहां पे भी नॉर्मली आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, 6 मेंबर्ड बन गया, तो ये भी पूरी तरीके से बन पाता है। अब इससे ज्यादा अगर कार्बन ले लिए, कौन सा ये एसिड भाई? ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक। ये कौन सा था? ग्लूटारिक। मान लो एडिपिक ले लिए, एडिपिक में क्या होता है? COOH है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, अब COOH। इसको अगर गर्म करते हो ना तो आप देखो अगर एनहाइड्राइड बनाएंगे तो बीच में एक एटम 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड, मैंने बताया 7 मेंबर्ड नहीं बनाना है, 7 मेंबर्ड नहीं बनाना है। तो एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि कीटोन बन जाए। अभी वो कैसे बनता है देखो, यहां से प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा, H2O निकल गया एक जगह से, और ये CO2 यहां से निकल जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता कीटोन है। ये भी याद रखना 5 मेंबर्ड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। CO2 H2O दोनों निकल जाते हैं, H2O भी और CO2 भी। प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर कराओ, H2O निकालो, यहां कार्बोकेटायन बना। और ये जैसे हम डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकालते हैं, उस CO2 को निकालने के बाद यहां मतलब ऐसे है यार, देखो COOH, इसको निकाल दो, निकालने के बाद यहां प्लस आ गया, इसको इधर रख दो, और फिर ये क्या बना था हमारे पास? CH2 COO माइनस। अब ये माइनस वापस आके यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आता है, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे डिकार्बोक्सिलेशन नॉर्मली दिखाते हैं, ये माइनस इसके साथ कंबाइन कर दोगे तो इट विल बिकम कीटोन। इसके बाद एक और केस है जहां पे कीटोन बनता है, विच इज, ये कौन सा था? एडिपिक। पिमालिक एसिड 1 2 3 4, अब 5 ले लेता हूं मैं, CH2O का 5, COH, इसको भी गर्म करोगे तो 6 मेंबर्ड कीटोन बनता है। अब इसके बाद कीटोन का भी पॉसिबिलिटी खत्म, इसके बाद गर्म करोगे तो जैसे पॉलीमर बनते थे ना, वैसे ही पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? पॉली एनहाइड्राइड। अगर CH2 6 ले लिया इधर और COOH इधर, COOH, इसको गर्म करते हो, पॉलीमर बनेगा। क्या नाम होगा उसका? पॉली एनहाइड्राइड। पॉली एनहाइड्राइड बनता जाएगा, जैसे एनहाइड्राइड हम यहां बना रहे हैं H2O निकाल करके, तो वो लीनियर चेन के फॉर्म में पॉलीमर बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। राइट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल। नोट कर। हाँ ठीक है, नोट करो।